जय श्री राम। मेरा नाम दत्तांशु गौतम है और पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि सुग्रीव पूर्व दिशा के बारे में वानर सेना को क्या बताते हैं और हमने ये भी देखा था कि सुग्रीव को उस समय की वर्ल्ड मैप की कितनी जानकारी थी। सेंट्रल इंडिया से लेके चिली तक के बारे में हमने देखा था और कितने सारे लैंडमार्क को हमने जाना था जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज दूसरी दिशा की ओर। तो यहाँ पे सुग्रीव दक्षिण दिशा में जाने के लिए जिन वानर और जिन वॉरियर्स को बोलते हैं, उनमें से कुछ लोग के नाम थे युवराज अंगद, महाबली हनुमान, नल, नील, जामवंत, मैंद, द्विविद एक्सेट्रा। तो इन लोगों को बोलते हैं कि आप दक्षिण दिशा में जाइए और इसका उल्लेख हमें 41वें सर के 13वें श्लोक में मिलता है। तो सुग्रीव यहाँ पे हर बार की तरह शुरू करते हैं सेंट्रल इंडिया से, जो विंध्य पर्वत है उसको रेफरेंस मान के शुरू करते हैं और उसके बाद बताना आरंभ करते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको गोदावरी नदी क्रॉस करने के बाद आप विदर्भ, कलिंग जैसे रीजन में आप जाएंगे और वहां पे आपको सीता की खोज करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो जो विदर्भ वाला रीजन है वो हम जानते हैं, वो महाराष्ट्र वाला रीजन है जो नागपुर की तरफ आता है, तो वहां का वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है। और उसके बाद वो नीचे आते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ जाने को बोलते हैं। और उसके बाद वो जो 13वां श्लोक है वहां पे वो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो कहते हैं कि अनेक धातुओं से अलंकृत तुम्हें अयोमुख पर्वत, जिसको हम जानते हैं कि वो मलय पर्वत भी होता है, मलय पर्वत मिलेगा जिसके शिखर बड़े विचित्र टाइप के हैं। वहां पे दुनिया भर के तुम्हें फल फूल मिलते हैं और वहां पे बहुत सुंदर चंदन के तुम्हें वृक्ष या चंदन के वन मिलेंगे तुम्हें। तो ये महापर्वत जो मलय है, यहाँ पे भी तुम्हें सीता की अच्छी तरीके से खोज करनी चाहिए। तो इसके बाद वो यहाँ पे एक और चीज कह रहे हैं कि मलय पर्वत की चोटी पे अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा और उनका दर्शन करके और उनकी आज्ञा लेके आगे बढ़ना। तो अब यहाँ पे हमें दो मतलब एक्चुअली हमें समझने को मिलता है। एक तो एक तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगस्त्य मुनि स्वयं वहां पे तुम्हें मिलेंगे। और दूसरा, हम एक और चीज जानते हैं। मेरे एक जो पिछली वीडियो था जिसमें मैंने रामायण काल निर्णय किया था, उसमें से हम ये भी जानते हैं कि अराउंड 14,000 14,000 साल पहले, अराउंड 12 से 12,500 बीसी के आसपास, जो साउथ सेलेस्टियल पोल था, मतलब जो दक्षिण ध्रुव तारा था, वो कैनपस स्टार था। कैनपस स्टार को ही हम जानते हैं कि हम अगस्त्य मुनि के नाम पे रखा गया था। और तो ये भी हो सकता है कि मलय पर्वत इतनी ऊंचाई पे है और वहां पे वो कैनपस स्टार की भी बात कर रहे हो। क्योंकि अगर हम लोग कैनपस स्टार का जो डेक्लिनेशन है, डेक्लिनेशन एक तरीके से लैटिट्यूड होता है जो तारों नक्षत्रों को के मापदंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको अगर हम लोग ट्रैक करें और समय में जाके देखें, तो वो हमें दिखता है कि वो साउथ कर्नाटका या फिर वो केरला वाली रीजन के आसपास आता है। मतलब कि अराउंड 14,000 साल पहले जो कैनपर स्टार था वो वहीं से दिख सकता था, उसके ऊपर नहीं दिख सकता था। और आज हम जानते हैं कि जो कैनपर स्टार है वो हमें दिल्ली तक से भी दिख जाता है। खैर, इस पे हम थोड़ा आगे आएंगे। तो यहाँ पे दो चीज समझ में आती है जिसका हमें मेरे ख्याल से और भी आगे थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए, समझने के लिए वो एक्चुअली कह क्या रहे हैं। इसके बाद जो है सुग्रीव यहाँ पे कहते हैं, 16वां जो श्लोक है वहां पे वो कह रहे हैं कि तुम इनकी आज्ञा लेके, अगस्त्य मुनि की आज्ञा लेके तुम आगे जाओ, तो वहां पे तुम्हें महानदी ताम्रपर्णी को पार करना पड़ेगा। अब ताम्रपर्णी नदी जैसा आप देख सकते हैं, वो ये जो अब मुझे पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बट एकदम साउथ डायरेक्शन में आप देखेंगे तो ये जो नदी है यहाँ पे, ये ताम्रपर्णी नदी है जो कि तमिलनाडु का जो वो राम सेतु वाला इलाका है उससे बहुत नीचे आती है। तो कहते हैं तुम्हें वहां से नीचे जाना पड़ेगा और उसके बाद भी तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब सुग्रीव कह रहे हैं कि तुम ताम्रपर्णी नदी को क्रॉस करोगे, तो तुम्हें उसके आगे जाने पे जो सदर्न टिप है, वहां पे तुम्हें महेंद्र पर्वत मिलेगा जो हम जानते हैं बहुत विश्व विख्यात है। और महेंद्र पर्वत को देख के ऐसा लगता है कि जैसे अगस्त्य मुनि का एक पांव महेंद्र पर्वत पे है और दूसरा पांव समुद्र के उस छोर पे है, मतलब क्षितिज के पास है, हॉराइजन के पास है। तो हॉराइजन पे अगस्त्य मुनि का ये एक थोड़ा क्रिप्टिक सेंटेंस है,
और यहाँ पे वो जो हॉराइज़न का डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे वो एक्चुअली अगस्त्य मुनि की बात नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पे कैनोपस स्टार की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैनोपस स्टार या अगस्त जिनके नाम पे अगस्त्य मुनि के नाम पे रखा गया है, वो उस समय जो है दक्षिणी ध्रुव तारा था और वो वहां से क्लियर विजिबल होता था। तो जैसे ही जब सूर्य अस्त होंगे, जब अंधेरा हो जाएगा, तो तारे दिखते हैं। तो जब तारे दिखते हैं तो क्योंकि वो दक्षिणी ध्रुव है, इसलिए वो साउथ डायरेक्शन में आपको दिखते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो होराइजन के जस्ट ऊपर वो निकल रहा है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस पूरी डिस्क्रिप्शन को, इस पूरी फिनोमेना को उन्होंने वाल्मीकि ने इस तरीके से या फिर सुग्रीव ने इस तरीके से एनकोड करके बताया था। तो अगले श्लोक में सुग्रीव ये कह रहे हैं कि इसके बाद आपको 100 योजन और क्रॉस करना पड़ेगा। कहां से क्रॉस करना पड़ेगा? महेंद्र पर्वत से जब आप आगे बढ़ेंगे तो महेंद्र पर्वत जो है, जो इंडिया का एकदम सदर्न मोस्ट एरिया की तरफ महेंद्र पर्वत आता है। तो वो हम ऑलरेडी केरला में पहुंच चुके हैं और वो यहां से कह रहे हैं कि आपको 100 योजन क्रॉस करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको लंकापति रावण का निवास मिलेगा। ये आपको मिल जाता है श्लोक 23 और 24 में। तो अब इसके बाद वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से सीता की खोज करनी चाहिए, क्योंकि हो ना हो रावण सीता को वहीं लेके गया होगा। तो इस लंका वाली चीज पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं, तो तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने और भी जगहों का बहुत व्याख्यान किया है। जैसे कि लंका से आप 100 योजन आगे जाएंगे तो आपको उन्होंने एक पर्वत बताया है पुष्पित नाम का। उसके बाद उन्होंने सूर्यमान, वैद्युत और कुंजर नाम के पर्वतों का भी व्याख्यान किया है। और उसके बाद कहते हैं कि वहां पे वो ऋषभ पर्वत के बारे में बता रहे हैं। हालांकि ये सब पर्वत का डिटेल्ड मेंशन रामायण में दिया हुआ है, परंतु अगर हम लोग गूगल अर्थ में जाके जब चेक करें, और मैंने जब चेक किया था और उस डायरेक्शन में जब मैं गया था, जो हम इंडियन ओशन में आ जाते हैं, तो वहां पे हमें ज्यादा कुछ दिखा नहीं था। तो मेरा मानना ये है कि क्योंकि ये कहानी आज से 14,000 साल पहले की है, तो उस समय से इस समय के बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए, जैसे मल्टीपल सुनामीज हैं और एक क्राकाटुआ, एक वोल्केनिक इरप्शन था जो 19th सेंचुरी में हुआ था, 1883 में। सो जो बहुबा इरप्शन था जिससे बहुत ज्यादा स्मोक निकले थे, और ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मेरा मानना ये है कि वहां की चीजें या तो जलमग्न हो चुकी हैं या तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो इसके बाद सीधे अगर जाएँ तो सुग्रीव कह रहे हैं कि तुम्हें इसके आगे पितृलोक मिलेगा, जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और वहाँ से आने का रास्ता अत्यंत दुष्कर है। तो अब अर्थ पे 2 ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इतना अंधेरा रहता है और वो है पोलर रीजन। तो अब क्योंकि सुग्रीव यहाँ पे इंडिया से दक्षिण दिशा की बात कर रहे हैं, तो कदाचित उन्होंने अंटार्कटिका को मेंशन किया है। पर ये मैं पूरे कन्विक्शन के साथ नहीं बोल सकता क्योंकि रामायण में हमें और कोई ऐसे साक्ष्य या फिर और ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है जिससे हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाएँ। बट मैंने फिर भी आप लोग के सामने ये मेंशन किया है क्योंकि ताकि अगर आप लोग के समक्ष अगर कोई ऐसा पेपर, कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी है, जो आप लोग को देख के लगे कि ये या तो उसको प्रूव कर रहा है या डिसप्रूव कर रहा है मेरी हाइपोथेसिस को, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। चलिए वापस आते हैं। तो अब दक्षिण दिशा की जो पूरी बात है, वो इसके बाद खत्म हो जाती है। ये सर्ग थोड़ा छोटा है, परंतु इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, वो है जो उन्होंने लंका का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो मेरे पिछले वीडियो में जो था रामायण काल निर्णय, उसमें मैंने ये एस्टैब्लिश किया था कि रामायण 12,000 से 12,500 बीसी के बीच में ही हो सकती है, मतलब 14,000 साल के आसपास। तो अगर आप इस ग्राफ को या इस इमेज को देखेंगे, तो ये फ्लो पोस्ट ग्लेशियल सी लेवल राइज़ है। मतलब बता रहा है कि बेसिकली हर एक एरा में कितने हज़ार साल पहले जो सी लेवल जो पानी का लेवल था, वो कितना चेंज हुआ था। तो कहीं-कहीं आप देख सकते हैं कि लेवल बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा डिप हुआ है। तो स्पेसिफिकली अगर आप ये 14 से 16 हज़ार वाले एरिया में जाके देखेंगे, तो वहाँ पे आपको देखने में समझ में आएगा कि जो पानी का लेवल है, वो कुछ 120 मीटर के आसपास है। तो वो थोड़ा बहुत आगे-पीछे होता रहता है, क्योंकि हम इतने पहले की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है 14,000 साल पहले आज से समुद्र का जो लेवल है, वो अगर 120-130 मीटर पीछे था,
मतलब कि देश की सीमाएँ और भी ज़्यादा थीं और पहाड़ जो थे वो और भी प्रोमिनेंट थे। तो बस एक क्विक रिकैप के लिए मैं इस इमेज को भी रख रहा हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो ये जो इमेज है, ये इंडिया सबकॉन्टिनेंट की है, अगर उसमें से हम सारा पानी निकाल दें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो श्रीलंका का रीजन है, वो और इंडिया दोनों एक्चुअली में कनेक्टेड हैं। और अगर हम गूगल अर्थ पे जाके देखें, तो यहाँ जो सी बेड है या जो ज़मीन है, वो कहीं भी जो है वो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है कि 14,000 साल पहले यहाँ पे पानी नहीं ज़मीन था, जिसकी वजह से यहाँ पे पुल बाँधने की ज़रूरत नहीं। तो अब इस पूरी जियोग्राफिकल मैपिंग से हमें 2 चीज़ पता चलती है। पहली चीज़ कि 12,000 साल पहले जो पानी का लेवल है वो 120 से 140 मीटर नीचे था, जिसकी वजह से इंडिया श्रीलंका कनेक्टेड थे। और दूसरा, सुग्रीव जिस दिशा के बारे में वानर और रीछ लोगों को बता रहे हैं, वो सेंट्रल इंडिया से डायरेक्टली केरला तक आता है, क्योंकि ताम्रपर्णी नदी और मलय पर्वत उधर ही है। और वहाँ से फिर वो आगे 100 योजन जाने की बात कर रहे हैं। तो इन 2 चीज़ से हमें एक चीज़ सवाल मन में हमें अवश्य उठेगा कि क्या सच में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार श्रीलंका ही रावण की लंका थी या नहीं थी? तो इस सवाल पे ही हम थोड़ा-सा और डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ श्रीमद् भागवत पुराण पे। तो वहाँ पे आप अगर 5वें 5वें चैप्टर नहीं 5वें खंड में अगर आप जाएँ, 5वें खंड के 19वें चैप्टर के 29 और 30वें श्लोक में अगर जाएँगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं, राजा सगर की कहानी सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके पुत्र जो हैं, जब सगर के अश्व को खोजने के लिए गए थे, तो उन्होंने 8 छोटे-छोटे द्वीप या आइलैंड्स को मेंशन किया है उस श्लोक में। उन 8 में से 2 आइलैंड हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, वो है लंका और सिंघल द्वीप। तो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? या इस जैसा आप ये इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्रीलंका का जो पुराना नाम है, वो सिंघल द्वीप था। इन फैक्ट जो श्रीलंका नाम पड़ा है, वो 1970s में पड़ा है। उसके पहले सिलोन या सिंघल द्वीप कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि पौराणिक समय में जब पुराण लिखा गया है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, उस समय भी लोग ये जानते थे कि लंका और सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका अलग-अलग जगह है। तो यहाँ से भी हमें एक साक्ष्य देखने को मिलता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि लंका शायद श्रीलंका ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बस यहीं या और कहीं जगह हमें देखने को नहीं मिलता है? तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सूर्य सिद्धांत की तरफ। सूर्य सिद्धांत के 2 श्लोक स्पेसिफिकली और भी जगह मिलते हैं, मैंने 2 आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ये है चैप्टर 1 के श्लोक 50 और 62 जहाँ पे वो ये बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो मध्य रेखा है, वो जो है रोहतक, अवंती जो उज्जैन का पूरा नाम है, कुरुक्षेत्र से गुजरती थी और ये राक्षसों का जो आवास था, जो राक्षसों का आलय था अर्थात लंका, उससे भी होके गुजरती थी और ये एक वो रेखा थी, जहाँ पे रेखांतर यानी शून्य देशांतर पे था वो। तो रेखांतर अर्थात शून्य देशांतर करेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वो सूर्य सिद्धांत में मिलता है जिसका इस्तेमाल करके जो पहले के हमारे ऋषि, ब्रह्मर्षि, मुनि लोग थे, वो ग्रहों की, ताराओं की, नक्षत्रों की, नक्षत्र मंडलों की पोज़ीशन किसी भी लॉन्गिट्यूड से पता करने के लिए एक एडजस्टमेंट यूज़ करते थे। तो अब जब यहाँ पे वो शून्य देशांतर कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे एक्सिस्ट करता है। परंतु आज हम जानते हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, वो तो ग्रीनिच में है। तो अगर आप जाके देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अराउंड 1851 में जॉर्ज एरी ने प्राइम मेरिडियन को कॉलोनियल रूल के टाइम में ग्रीनिच में शिफ्ट किया था। उसके पहले हज़ारों वर्षों से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम अवंती में अर्थात उज्जैन से ही हम करते थे बिकॉज़ सारी कैलकुलेशन हम उसके हिसाब से ही करते थे। तो अब इस चीज़ को थोड़ा और समझने के लिए अगर आप इस कर्व को देखें, तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि जो ऑब्लिक्विटी है मतलब जो एक्सियल टिल्ट है अर्थ का,
वो किस तरीके से मूव कर रहा है, वो एक पीरियोडिक मोशन है और लगभग हर 40-41 हज़ार साल पे वो अपना मूवमेंट फिर से रिपीट करता है। तो अब इस चीज़ को जो है, हमें देख के 2 चीज़ समझ में आती है। पहली चीज़ कि सूर्य सिद्धांत के हिसाब से जो उज्जैन था, वो दुनिया की नाभि अर्थात उसको नेवल बोला जाता था, क्योंकि उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन पे स्थित था। शायद इसीलिए वहाँ पे जो शिव जी का मंदिर है, उनको हम महाकालेश्वर कहते हैं। क्योंकि वो एक रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ पे समय की, काल की और इक्वेशन ऑफ टाइम या फिर जैसे हम कह लें कि सन का मूवमेंट क्या होगा, भविष्य में कब इक्लिप्स आएगा या पहले इक्लिप्स कब हुआ था या नक्षत्रों की पोज़ीशन, वो सब हमें देखने में समझने में हमें हेल्प मिलती है। तो इसीलिए शायद उन्हें महाकालेश्वर मंदिर कहते हैं। परंतु अगर हम आज देखें, तो महाकालेश्वर मंदिर कुछ 28 किलोमीटर दूर है। तो अब ये भी सवाल उठता है कि क्या हमारी पहले की कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम थी या इसके पीछे रहस्य कुछ और है? तो इस चीज़ को अगर हम देखें, इनफैक्ट जैसे कि आप इस ग्राफ को देखिए, तो ये एक कह सकता हूँ एक साइक्लिक ग्राफ है। ये ग्राफ है अर्थ की एक मूवमेंट का, ऑब्लिक्विटी का, जो मैंने रामायण काल निर्णय के टाइम में आपको एक्सप्लेन किया था। जिसमें कि अर्थ का जो एक्सिस है, वो भी 22.5 से 24.5 डिग्री के बीच में ऐसे-ऐसे घूमता रहता है। तो अब उससे क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, वो भी एक जगह हमेशा स्थिर नहीं रहती है। वो भी अर्थ के एक्सिस चेंज होने के साथ वो भी मूव करती रहती है। तो अगर किसी भी एक पॉइंट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनना है, तो वो 41,000 साल के पीरियड में 2 बार बनेगा। एक जब 22.1 से 24.5 के बीच में जा रहा है अर्थ, और दूसरा जब 24.5 से वापस आ रहा है। तो अब इस चीज़ को मान के अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, और मैंने जब इस चीज़ को चेक किया था, तो भविष्य में उज्जैन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनेगा वापस से, वो होगा 4250 एडी में। परंतु अगर हम भविष्य में ज अगर हम सॉरी अगर हम भूतकाल में या पास्ट में जाके भी चेक करें, तो हमें ये पता चलता है कि आज से लगभग 20,000 साल पहले, मतलब अराउंड 18,000 बीसी में अ, उज्जैन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित था। और हम जितनी भी बुक्स देख रहे हैं, मैंने पराशर तंत्र देखा है, सूर्य सिद्धांत को मैंने अध्ययन किया है, और भी हमारे जो ऋग्वेद हैं या जहाँ भी डिस्क्रिप्शन इसका मिलता है, वहाँ पे उज्जैन को हम नाभि कह रहे हैं वहाँ पे, और ये कई जगह ये डिस्कशन है कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित है। तो एक और सवाल मन में ये हमारे उठता है कि क्या जिस समय ये किताबें लिखी गई है या फिर जिनका अपग्रेडेशन हुआ है, उस समय क्या वाक़ई अ, वो आज से 20,000 साल पहले की कहानी है? तो ये चीज़ सुनने में शायद लगता है कि यार इतना पुराना कैसे हो सकता है? परंतु अगर हम ये चीज़ मान सकते हैं, क्या हमने ये चीज़ जैसे देखा है पुराने वीडियोज़ में कि रामायण आज से 14,000 साल पहले हुई थी। तो 14,000 से 20,000 साल पहले, अगर 14,000 साल पहले इतनी इंटेलिजेंट सिविलाइज़ेशन भारतवर्ष में एग्ज़िस्ट कर सकती थी, तो 6,000 साल पहले एग्ज़िस्ट करना बहुत ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट मेरे हिसाब से नहीं लगता, और बुक्स में भी जो कैलकुलेशन के हिसाब से भी हमें ये दिख रहा है। तो ये मेरे ख़्याल से आप लोग के ऊपर है कि आप लोग इस चीज़ को सोचिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ई में ये संभव था या फिर ये एक मेरा कॉन्फिडेंस है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से फिर इस पूरे डिस्कशन के बाद एक और चीज़ जो है, वो ये है कि श्रीलंका जो है, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी जो उज्जैन का जो है, उज्जैन के लॉन्गिट्यूड से अराउंड से 500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पे लंका, अवंती, कुरुक्षेत्र, रोहतक, ये एक ही मध्य रेखा पे है। तो यहाँ से एक चीज़ तो मेरे हिसाब से बहुत क्लियर होती है कि रामायण में जिस रावण की लंका का ज़िक्र हो रहा है, वो श्रीलंका तो नहीं हो सकती। जिसका साक्ष्य हमें रामायण के अतिरिक्त अलग-अलग पुराणों में, सिद्धांतों में और ओशियोनोग्राफी एविडेंसेस की कोलैबोरेशन से भी मिलता है। दूसरी चीज़, रावण की जो लंका है, उसको निरक्ष बोला गया है। अर्थात जहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। मतलब कि
रावण की लंका कदाचित इक्वेटर और उज्जैन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, शून्य देशांतर, उसके इंटरसेक्शन पे कहीं रही होगी। तो परंतु आज अगर हम गूगल अर्थ पे जाके देखेंगे तो वहाँ हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे एकदम हमें पानी मिलता है। तो कदाचित 20, 14, 15, 16 हज़ार जितने भी सालों में उसमें बहुत सारे चेंजेज़ हुए हैं और शायद डिस्ट्रक्शन होने की वजह से आज कुछ नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली बार एक और दिशा के बारे में रिसर्च करके मैं प्रस्तुत होऊँगा। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ मिस हुआ हो या आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो या आपको लगता है कि यहाँ पे और भी रिसर्च कर सकते हैं या आपको लगता है कि कुछ मैंने यहाँ पे मिस कर दिया हो, तो आप वो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट में करके बताइए। मैं उसको इम्प्लीमेंट और इनकॉर्पोरेट और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, ग्रंथों को पढ़ते रहिए, मिस्ट्रीज़ को अनरावल करते रहिए और अगले वीडियो तक जय श्री कृष्ण।